नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आखिरकार रात होते होते फिर मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आ गई और फिर लेकर के आना पड़ा। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर यह ऐलान किया गया है कि आज की रात कयामत की रात होगी। आज अब तक के युद्ध में जो सबसे बड़ा हमला है वो आज की रात ईरान पर करेगा अमेरिका। लेकिन ये खबर जो दिख रही है वो खबर नहीं है कि वो बड़ा हमला करेगा। अमेरिका की स्थिति, अमेरिका कहां खड़ा है, पिछले 10 दिनों में अमेरिका का हासिल क्या है और अमेरिका की धमकियों का ईरान लोड कितना ले रहा है, इसके साथ इस चर्चा को करना जरूरी है। क्योंकि अमेरिका की इस धमकी पर जो रिप्लाई है, जो जवाब है ईरान की तरफ से और ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की तरफ से, वो ज्यादा खौफनाक है। कयामत की रात का ऐलान इन्होंने किया, लेकिन उस ऐलान पर जो जवाबी ऐलान है वो ज्यादा खौफनाक है और वो इशारा कर रहा है कि ईरान, तबाही तो बड़ी हुई है ईरान में, लेकिन कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से इस युद्ध में अपर हैंड पर है। और अगर अपर हैंड पर है तो ये आप मान लीजिए कि अमेरिका ये युद्ध हार गया 10 दिन के बाद। 2 दिन में कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, सिर्फ 2 दिन का फाइनल डेटा आया। पहले 2 दिन में 5.6 अरब डॉलर का सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद लगा है। सिर्फ मिसाइल, ड्रोन, ये नो लॉजिस्टिक कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो मिसाइल और ड्रोन का के निर्माण में जो पैसा लगा था उसका खर्च जो है वो खर्च 5.6 अरब डॉलर है 2 दिन का। अगर उसको हम देखें तो 10 दिन में वही चला जाएगा 30 अरब डॉलर के आसपास, और सारे खर्चे आप ले लो तो 100 अरब डॉलर के आसपास। और दूसरा फिर जो स्टॉक पाइल है उसको, वो कहां गया? तो ये युद्ध हारा हुआ आप मान लीजिए अमेरिका को, अगर जिस हालात में आज ईरान उसको जिस अंदाज में रिप्लाई कर रहा है। जरा हेमंत भाई को लाइए, फिर मैं आपको खबरें दिखाऊं, सुनवाऊं क्या चल रहा है। स्वागत है हेमंत भाई। भैया, सबसे पहले हम अमेरिका वालों को सुनवाएंगे आज। लोग कह रहे हैं कि आप खाली ईरान को, हाँ, ईरान के साथ मेरे मेरे मतलब संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं। अगर हमको चुनना हो तो हम थोड़ो चुनेंगे। ये जो युद्ध का अपराधी है नेतन्याहू और ट्रंप, दोनों दोनों पूरी दुनिया में शांति है ना? बिल्कुल नहीं। ईरान भारत का मित्र रहा है और मोदी जी का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। मोदी जी कहे थे कि जितना पुराना इतिहास है उतनी पुरानी हमारी ईरान की दोस्ती है। तो हम कैसे मोदी जी की बात ठुकरा दें? हमारी दोस्ती है, तो इसमें कोई दुई राय नहीं है। लेकिन अमेरिका को पहले सुनिए, लाइए अमेरिका के जो है कलाकारों को सुनवाइए। Military objectives. Continue to destroy Iranian ballistic missiles and drone capability in order to prevent attacks on the U.S. and others throughout the region. And this means attacking launch sites, command and control nodes, stockpiles before they can threaten our personnel, our facilities, and our partners. Second, we continue to strike the Iranian Navy and their capabilities in order to do things like sustain movement through the Straits of Hormuz. And third, we continue to start working on and going deeper into Iran's military and industrial base in order to prevent the regime from being able to attack Americans, our interests, and our partners for years to come and project power outside their borders. This means servicing production facilities, research and development sites, and infrastructure. Let me turn to the map. We're going to try digital today to prevent laser injury. Since our last update, CENTCOM continues to make progress across the southern flank. To date, they've struck more than 5,000 targets. U.S. Strategic Command bombers recently dropped dozens of 2,000-pound GPS penetrating weapons on deeply buried missile launchers across the southern flank.
We also have struck several one-way drone factories to get at the heart of their autonomous capability. And of course, alongside our regional partners along the southern flank, continue to execute intercepts against one-way attack drones using fighters and attack helicopters. ये हंसी इसलिए आ गई, ये सब कुछ ट्रम्प और हेस्गेट और वो रूबियो, इन सबके बयान अगर आप सुनेंगे तो एक बार को लगता है कि भारत से बड़ा वाला सर्कस वहां पे चल रहा है। कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ट्रम्प कहता है सब खत्म कर दिए, फिर एक कहता है कि अब सबसे बड़ा हमला करेंगे। जब सब खत्म कर दिए भूतों पर हमला करोगे भाई। चलो, ये हम बता दें इनको हिंदी में, ये अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन काइन थे। ये कह रहे हैं कि युद्ध में अमेरिकी सेना के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। हम उद्देश्य सुनिएगा, रिजल्ट पता चलेगा इसी से। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना, और ट्रंप कह रहे हैं कि हम सब नष्ट कर चुके हैं। ईरानी नौसेना को निष्क्रिय नष्ट करना, सब समुद्र की तलहटी में ईरान के जंगी बेड़े चले गए हैं, तो अब क्या उसको टारगेट तो पूरा हो गया। ईरान के सैन्य ठिकानों के भीतर गहराई तक हमले करना। ये जितने टारगेट बता रहे हैं उतना वो अचीव बता रहे हैं। यही होती है भागने की तैयारी। बस वो एपस्टीन पकड़े हुए हैं, नेतन्याहू ने एपस्टीन पकड़ा हुआ है इस युद्ध में, नहीं अब तक भाग गए होते ही। अगली बाइट लाइए, अगली बाइट लाइए। ये रक्षा मंत्री हैं, इनको सुनिए ध्यान से। Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. Just the bifurcation, just the trend lines that we talked about on our first briefing. You see, this is not 2003. This is not endless nation building under those types of quagmires we saw under Bush or Obama. It's not even close. Our generation of soldier will not let that happen again, and nor will this president, who very clearly ran against those kinds of never-ending, nebulously scoped missions. Those days are dead. Instead, we're winning decisively with brutal efficiency, total air dominance, and an unbreakable will to accomplish the president's objectives on our timeline. वहां का ये राजनाथ सिंह हैं, बुश, ओबामा, सब ये सब जैसे पूरा अगर भारत और अमेरिका कंपेयर करेंगे तो कई बार कंफ्यूजन होता है, छोटे मियाँ कौन बड़े मियाँ कौन। यहाँ भी गरियाओ अपने जो है जो पूर्वज हैं उनको। ये रक्षा मंत्री हेगसेट हैं, ये कह रहे हैं कि आज का दिन फिर से हमलों का सबसे तीव्र दिन होगा। सबसे ज्यादा फाइटर जेट, सबसे ज्यादा बॉम्बर और सबसे ज्यादा स्ट्राइक। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में ईरान ने सबसे कम मिसाइलें दागी हैं, जो उसके सैन्य दबाव में आने का संकेत। ये अपने ही खुश हो लेते हैं। मेरे पास तेल अवीव का जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग अभी है। मैं अभी मैपिंग अगर इसी कार्यक्रम में होगा तो मैं निकालता हूँ, कार्यक्रम चलते चलते मैं दिखा देता हूँ। तेल अवीव वहां पर जितने बार वो होता है, जितने बार अलार्म बजता है तो वहां पर वो पॉइंट होता जाता है कि किस किस एरिया में है, तो मैपिंग होती है उसकी। पूरी मैपिंग अभी दिखा देता हूँ जरा कि मिसाइल आज ईरान के कम हुए हैं उसकी क्या स्थिति है। खैर, अब जरा खबरों पर आ जाते हैं, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे हेडलाइंस पर। ये इनको सुने ना, अब हेडलाइंस को देखेंगे तब क्लियर होगा। अमेरिका बोला आज ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। ईरान बोला ट्रंप की धमकी से नहीं डरते, हमें मारने के चक्कर में खुद न मर जाए। ये सोचिए, अब आ गया। अब तक तो नहीं कोई सोचा था ना, खामनेई को इन्होंने मार दिया, ये कोई नहीं सोचा था कि ट्रंप मर जाए या मार देंगे। ये ईरान के कहीं न कहीं दिमाग के किसी कोने में यहां तक है, तब ये बात आ रही है। आगे चलिए, और शायद इसका आभास ट्रंप को भी है। अगला चलिए आगे आगे, इसमें खबर के भीतर थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देखिए, इसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने कहा कि मंगलवार को ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले और सबसे तीव्र हमले किए जाएंगे।
हेगसेट के मुताबिक इस हमले में बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बम वर्षक विमान शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं कमजोर हो रही हैं और वह बुरी तरह हार रहा है। वहीं ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि वह धमकियों से नहीं डरने वाला है और जो लोग ईरान को खत्म करने की बातें करते हैं उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा कि ईरानी लोग अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते। लारिजानी ने कहा इससे पहले भी कई ताकतवर लोग ईरान को खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। ये देखिए, ईरान को मिटाने का सपना देखने वाले इतिहास नहीं जानते। ईरान कम से कम 6000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस है और इतिहास में कई हमलावर आए और चले गए, लेकिन ईरान कायम रहा। ये जो है उसके बाद इस पर पजेस्कियन का भी ट्वीट है। मतलब सब ईरान कंप्लीट यूनाइट ईरान दिख रहा है, यूनाइटेड ईरान। यूएई की इसी बीच यूएई की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है अबू धाबी में, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रुवैस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ, जिसके बाद बंद कर दिया गया है इसे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, रुवैस अबू धाबी शहर से करीब 240 किलोमीटर पश्चिम में अल धाफरा क्षेत्र में स्थित है, जहां यह जगह पहले एक छोटा सा तटीय इलाका था, लेकिन अब यूएई के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और औद्योगिक केंद्र में है। यूएई का सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद, बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी बाको बंद, ईरान की सबसे बड़ी सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको बंद, इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी हाइफा में जो 60% एनर्जी सप्लायर है वो बंद। तो इजराइल और सऊदी अरब वाली जो सबसे बड़ी है अरामको, वो दुनिया की सबसे बड़ी है, नंबर 1, दुनिया में नंबर 1। तो सारी देशों की जो रिफाइनरियां हैं टॉप वो बंद, और युद्ध हार रहा है कौन? ईरान। ये मुझे खाली अभी समझेंगे हम भाई, हमको तो लग रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई हो सकता है युद्ध जीतने की नई तकनीकी हो कि सब कुछ हम बंद कर लेंगे फिर गुप्त रूप से बंद कमरे में जीत जाएंगे युद्ध। ऐसी कोई नई इजाद तकनीकी की हो ट्रंप ने। आगे बढ़िए, आगे चलिए। सावधान रहो, कहीं तुम ही ना निपट जाओ, ईरान के लालजानी ने दी ट्रंप को धमकी, हारमुज पर आमने सामने दोनों देश। आगे चलिए। आज कयामत और कहर की रात, यूएस रक्षा मंत्री की ईरान को धमकी, बोले बरसेंगी सबसे खतरनाक मिसाइलें। चलिए आगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को चेतावनी दी है, ये भी ध्यान रखिए। उन्होंने कहा मुस्तफा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ध्यान दें और परमाणु हथियारों की, इस पर भी एनालिसिस वाला पॉइंट है ये, परमाणु हथियारों की राह छोड़ दें। हेगसेट ने कहा कि ईरान के नए नेता के लिए यही बुद्धिमानी होगी कि वे हमारे राष्ट्रपति की बात माने और सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि परमाणु हथियार विकसित नहीं करेंगे। अब देखिए कितना नॉनसेंस है। ओमान ने आज से 8 दिन पहले बताया था कि परमाणु हथियार विकसित न करने पर ईरान रेडी हो गया है। इसकी तो बात ही नहीं है, खत्म हो गई है, इसकी बात ही खत्म हो गई है। दूसरी बात, ट्रंप कहता है कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे, नेतन्याहू कहता है मार देंगे, और ये कहते हैं कि जो है आप ट्रंप की बात मान लो। ये गजब की स्थिति है। आप कल्पना करो ना, ट्रंप ने क्या कहा, मैं मान्यता नहीं दूंगा, जैसे वो लाइन लगा खड़ा था मान्यता के लिए। आगे चलिए, आगे चलिए अभी। और इनके देखिए, इनके कितना ये बेचैनी है। ये रक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कड़ाई से बात की है। उन्होंने रूस को चेतावनी दी कि वह ईरान के साथ इस युद्ध में शामिल न हो। हेगसेट ने उम्मीद जताई कि इस बातचीत से यूक्रेन युद्ध में शांति का अवसर बनेगा, लेकिन ईरान के मामले में रूस को दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध तब तक नहीं रोकेगा जब तक दुश्मन की हार नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि ईरान के नेता हताश हैं और छटपटा रहे हैं। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। ये लाइन भी ध्यान रखिएगा, कौन हताश और छटपटा रहा है। रक्षा मंत्री ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर स्कूलों अस्पतालों से मिसाइलें दाग रहे हैं। ये देखिए, स्कूल पर मिसाइल कौन दाग रहा है, आज ही एक्सपोज हुआ है अमेरिका में वो। यह बयान ऐसे समय आया है जब एक ईरानी बालिका विद्यालय पर हमले में कई बच्चों की मौत के बाद अमेरिका अंतरराष्ट्रीय जांच के घेरे में है
उधर ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारजानी ने ट्रंप को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि वो अपना ध्यान रखें, कहीं उन्हें मिटा न दिया जाए। लारजानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी राष्ट्र आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरता, आपसे बड़े लोग भी ईरान को नहीं मिटा सके। अब आगे चलिए भैया, आगे चलिए, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर उसी पे हम चलेंगे हेमंत भाई के पास। लाइए, स्क्रीन पर लाइए। ये देखिए, ये लारिजानी का पोस्ट है और लारिजानी ने ये पोस्ट उसको टैग करते हुए, ट्रंप के पोस्ट को टैग करते हुए किया है। इसमें लारिजानी ने लिखा है वही बात जो हमने कहा, फिर रिपीट कर दूं, ईरान की जनता आपकी धमकियों से नहीं डरती, आपसे बड़े दुश्मन भी ईरानी राष्ट्र को खत्म नहीं कर सके, सावधान रहिए, आप खुद न मिट जाएं। और नीचे वही ट्रंप की धमकी को इन्होंने टैग करके ये पोस्ट किया है, ये देखिए नीचे ट्रंप की का पोस्ट है। बस अब चलेंगे भैया हेमंत भाई के पास, चलिए हटा दीजिए। फिर अभी हम दिखाते हैं अटैक अपडेट। हेमंत भाई, ये कौन बौखलाया हुआ है? ये कह रहा है कि ईरान बौखलाया है, ईरान के नेता बौखलाए हैं, हताश हैं। ईरान में तो एक बात सुनिए, ईरान में तो शायद नेता मार ही दिया है, तो ईरान में कौन बौखलाया और हताश? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 20 एक साल के आसपास मैंने डिफेंस कवर किया है इस देश के अंदर, तमाम उन पे जाके एस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ा समझने की भी कोशिश की, एक बेसिक समझ थोड़ी मोटी जो भी है वो बन पाई। लड़ाई चल रही है, 11वां दिन है, 5 दिन लगातार आप निकाल सकते हैं, रिकॉर्ड की बात है। 5 दिन लगातार इन्होंने क्या कहा कि आज सबसे बड़ा हमला होगा, आज फिर सबसे बड़ा हमला होगा, आज फिर सबसे बड़ा हमला होगा। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हमला पता है कौन कर रहा है? ठीक 1 मिनट पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर 35वीं खेप लागू कर दी है मिसाइलों की, और सारी की सारी मिसाइल, जब मैं और आप बात करें, रियल ब्रेकिंग है, रियल टाइम, एक पक्षी है, छोड़ दीजिए इसको। सबसे बड़ा हमला रोज करते हैं ट्रंप, हेगसेथ और ये जितने लोग घूम रहे हैं सारे के सारे। उसके बाद नंबर 1, सारी मिडिल ईस्ट के अंदर एम्बेसी किसकी खाली है? अमेरिका की, सारी खाली टोटल। जितने वहां पर उनके नागरिक हैं सब सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, पल्ला झाड़ चुके हैं रूबियो, ठीक। और आधी रात को जब मैं और आप सो रहे थे, तब अपने पुतिन से बात कौन कर रहा था? ट्रंप, 1 घंटा बाद के, ठीक। सबसे बड़ा पारंपरिक शत्रु कौन है आपस के अंदर? ट्रंप और पुतिन। फोन किसने किया? ट्रंप ने, और जीत भी ट्रंप ही रहा है। देखिए आप त्रासदी देखिए, ट्रंप ही जीत भी रहा है। अब इस युद्ध की टेक्निकल चीज के अंदर आ जाइए, क्योंकि मैं तो तकनीकी भाषा में ही बात करूंगा। इस पूरे युद्ध का एक भी अमेरिका का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बताइए मुझे कि हम इस युद्ध के साथ ये करना चाहते हैं। ट्रंप के पहले दिन की बाइट सुनिए आप, उसने कहा कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, ठीक। पहले ही स्ट्राइक के अंदर धोखे से, उधर बातचीत चल रही थी, इधर स्ट्राइक से पूरी ईरान की टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया, ठीक। तो अगर आप उस तरीके की बात करो तो रिजीम तो चेंज हो गया, खामनेई चले गए, रिजीम चेंज हो गया तो आप घरा जाते? नहीं, दिल मांगे मोर था। इनको लगा कि ईरान तो खत्म, अब कुछ नहीं बचा। जो रिटेलिएशन आया ईरान से, उसके बाद ये सारे भाई स्तब्ध रह गए। और दूसरे ही दिन रूबियो का वो पूरा बयान और ट्वीट आया कि आप अपने जहां भी हैं अपने आप निकल जाइए अपने हिसाब से, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे दिन विदिन 24 आवर्स ये अमेरिका की हालत हुई, ठीक। अब पुतिन से 1 घंटा बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या क्या बातें कही उसने, अगर मैं बताऊंगा तो आप अपना सर पीट लेंगे। स्टेटेड, उनको कहते हैं कि अगर ईरान चाहे हमारी शर्तों पे तो हम बात करने को तैयार हैं। ईरान ने तो नहीं कहा हम बात करने को तैयार हैं, उन्होंने आउटराइटली उसी समय रिजेक्ट किया कि हम कोई बातचीत आपसे नहीं करने वाले, ठीक। कोई शक इसके अंदर? तो बातचीत की पेशकश कहां से आई? ट्रंप से। रिजेक्ट किसने किया? ईरान ने। और जीत कौन रहा है? हेगसेथ। सोचिएगा, छोड़ दीजिए इस चीज को भी। उसके बाद क्या कहा गया, मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहा हूं, दर्शक समझ लेंगे मैं और आप क्यों फैसला करें, हम वैल्यू जजमेंट क्यों थोपे। कहा कि रिजीम चेंज, और ये वो चले गए खामनेई। 8 दिन तक नए जो अपने सुप्रीम कमांड लीडर थे उनकी घोषणा नहीं हुई, परसों हुई, हमने तुरंत शो किया। उस 8 दिन तक एक तरीके से लीगली और टेक्निकली ईरान के अंदर कोई सुप्रीम लीडर नहीं था। ईरान ने इनकी क्या गत बनाई है वो सारी दुनिया ने देखी। जितनी एम्बेसी हैं, जितने एयरबेसिस हैं, जो जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उनके थे, उन्होंने थोड़ा किया ज्यादा किया, लेकिन उन्होंने अपनी रीच दिखाई। एक बेसिक लीगल और टेक्निकल बात समझनी पड़ेगी हम सबको और दर्शकों को भी। ईरान ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है।
उसके ऊपर लड़ाई थोपी गई। ठीक, ईरान ने कभी दावा नहीं किया कि वो इस हालत में है कि वो अमेरिका को हरा देंगे, नहीं। किसी इंडिविजुअल का इलाज करना आसान होता है, एक देश को हराना बहुत मुश्किल काम होता है। खामनेई को मारना चाहते थे, मार दिए, लेकिन अपनी इच्छा से किसी दूसरे लीडर को तो नहीं बनवा पाए ना। तो जो रिजिम चेंज का आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो डिफीटेड है इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं। आपका क्या खेल था ट्रंप का और नेतन्याहू का, कि जैसे ही खामनेई को मारेंगे सारा ईरान सड़कों पे आ जाएगा और हम रिजिम चेंज कर देंगे, अपने पपेट को बिठा देंगे। खामनेई साहब की मौत की घोषणा 1 तारीख को हुई दोपहर को। पूरा ईरान सड़कों पर, शिया सुन्नी का भेद खत्म और सारे के सारे एकजुट ईरान के झंडे के नीचे। ठीक, उसके बाद जो उन्होंने इनकी गत बनाई वो देखिए। अब ईरान लड़ रहा है अस्तित्व की लड़ाई। ठीक, उन्होंने जीतने के लिए ना उन्होंने लड़ाई छेड़ी, ना उनका कोई मतलब है, वो केवल अपने आप को बचाने के जहां तक संभव हो बचा रहे हैं। एक होती है मजबूरी की लड़ाई और ट्रंप की लड़ाई है हकीकत में देखिए तो एक लड़ाई ऑफ चॉइस। उनकी पसंद, उन्होंने सोचा, जिस तरीके से अपने अपने नेतन्याहू ने उसको ब्लैकमेल किया, उसमें वो ब्लैकमेल हुआ। ऐसा नहीं कि नेतन्याहू ने पहली बार ब्लैकमेल किया किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को, इससे पहले लगातार वो करते आए, लगातार। लेकिन ईरान पे उन्होंने कभी अटैक नहीं किया। तो उसका कारण यही था कि वो समझ रहे थे ईरान का साइज कितना है, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, उसकी रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी कितनी है। तो चॉइस की लड़ाई किसकी थी? इजराइल की और अमेरिका की। उनकी कोई चॉइस पूरी हुई क्या अब तक? रिजिम चेंज वो नहीं कर पाए, हथियार वो नहीं डलवा पाए, सरेंडर वो नहीं करवा पाए, ईरान का मोराल वो डाउन नहीं करवा पाए। ईरान जहां चाह रहा है वहां पर हिट कर रहा है उनको, चाहे वो बेसिस हो, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक जितनी भी जगह हो, या पूरे इजराइल का ढोल फाड़ के रख दिया। आशीष भाई, ढोल फाड़ दिए। पिछले 50 साल से इजराइल किस बात की खा रहा था आपको पता है? बदमाशी क्या थी कि हमारे ऊपर इतना बड़ा वो डोम है, आयरन डोम, कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो डोम जरा ढूंढ के दिखाना मुझे इजराइल पे कहां है इस समय। आज मैं दिन में एक स्वीडिश रिपोर्टर का लाइव देख रहा था, उसने कहा कि अब तो इजराइल में सायरन बजने भी बंद हो गए, मिसाइल और बम गिर रहे हैं। यानी कि उस आयरन डोम की ये गत बढ़ गई। जितनी पेट्रियट थी, जितनी थार्ड थी, वो सारी निपट चुकी। ठीक, ट्रंप ने परसों सुबह, जब मैं और आप आज बात कर रहे हैं, परसों सुबह सारे हथियार मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग बुलाई और क्या कहा? धूम मचा देंगे, बहुत जल्दी बना देंगे, ये कर देंगे। उस भाई को ये नहीं पता कि इन हथियारों के अंदर लगता क्या क्या है। अमेरिका के पास, आशीष भाई मैं दर्शकों के लिए बता दूं, केवल टेक्नोलॉजी है। उसका जितना भी स्पेयर है वो सारा बाहर से आता है। जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स है वो जब सारा माल आ जाता है केवल उसको असेंबल करते हैं। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मिसाइलों के अंदर, इन सब के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल। वो कहां से आता है? चाइना से। पूरी दुनिया का 94% रेयर अर्थ मटेरियल कहां से आता है? चाइना से। ठीक, आपको क्या लग रहा है इन परिस्थितियों में चाइना उनको रेयर अर्थ मटेरियल दे रहा है और वो बना लेंगे? उनकी जो कैपेसिटी है बनाने की, जो 1 साल की, उतनी तो ये 2 दिन में यूज कर रहे हैं। कहां से होगा? जो ईरान ने लड़ाई लड़ी है ना आशीष भाई, समकालीन इतिहास में अगर कोई समझदार आदमी होगा ना, जो हालांकि दुनिया में अब समझदार लीडरशिप नहीं रही, तो वो इस पे स्टडी करेगा कि ईरान ने इनके साथ किया क्या। आज का आपको बताता हूं, ईरान के पास जितना आउटडेटेड स्टॉक था ना मिसाइलों का, जितना आउटडेटेड स्टॉक था, जो पुराने रडार थे, वो सारे छोड़ छोड़ करके वो इनके सारे पेट्रियट और वो सारे खत्म करा दिए। थर्ड, अब वो जहां चाह रहे हैं वहां पे ठोक रहे हैं। इनके पास बहुत लिमिटेड चॉइस है। एक काम तो उन्होंने ये किया। दूसरा, पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं पड़ोसी, उनको ये बता दिया और पूरे वो यकीन भी कर गए कि साहब देखिए, इनका पूरा जो ट्रंप का जो पूरा वो है, वो फोकस है इजराइल को बचाना, मिडिल ईस्ट को बचाना नहीं। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश किससे बात कर रहे हैं? या तो पुतिन से बात कर रहे हैं, या तो शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, चाइना का जो शांति दूत है वो इस समय मिडिल ईस्ट गया हुआ है। चेले ट्रंप के हैं और बात किससे कर रहे हैं? बात कर रहे हैं अपने पुतिन से और शी जिनपिंग से। तो फिर पुतिन जीत, ट्रंप जीत कहां गया? मुझे ये समझा दीजिए आप। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव आपका अचीव नहीं हुआ। ईरान पहले से ज्यादा आक्रामक है। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 34वीं लहर का आक्रमण जारी है वहां पर। ईरान के पास खोने को क्या है, मुझे ये बताइए। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके 45 जहाज डुबो दिए। उन्होंने मना तो नहीं किया, ठीक है, डुबो दिए। दे आर रेडी
टू डाई बट डाई विद ऑनर। अमेरिकियों की हालत क्या है? अमेरिकी पिछले 48 घंटे से, आशीष भाई, यू टेक इट फ्रॉम मी, वहां से भागने की फिराक में। ट्रंप जैसा बदमिजाज आदमी अगर ये कह रहा है कि मैं बातचीत कर सकता हूं अपनी शर्तों पर, इसका मतलब समझ लीजिए आप। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, इन ऑल मिलिट्री टर्म्स, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सेइंग टू यू, अमेरिका हैज ऑलरेडी लॉस्ट दिस वार। और उससे भी सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है कि जो इजराइल का भूत था पूरे मिडिल ईस्ट पे, वो खत्म हो गया है। अगर आज के बाद इजराइल ने किसी से ही पंगा लिया, क्योंकि उसका जो आयरन डोम और ये सारे सिस्टम है, इनको रिपेयर होकर दोबारा इन पोजीशन में आने में लंबा समय लगेगा, लंबा समय। आपने पिछले साल जून का देखा था, पिछले साल जून में अटैक किया, वो तो अब तक रिपेयर नहीं हो पाई थी, और अब ये काम हो गया। आज इजराइल कंप्लीटली डार्क में है, ब्लैकड आउट है, बिजली नहीं है, तेल की सप्लाई नहीं, लोगों के पास खाने के लिए ताजा गोश्त नहीं, लोग बंकरों में मर रहे, बंकर बस्टर्स बम ईरान भी मार रहा है। ठीक, तो पैमाना ये नहीं हो सकता कि अमेरिका ने कितने B-2 बम्बर और मंगा के लंदन में खड़े कर रखे हैं और वो आज रात को ईरान पे हमला करेंगे। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 9 करोड़ लोग हैं, 9 करोड़ मान लीजिए आप, जिसने मरने से वो डर नहीं रहे, वो भाग नहीं रहे। ईरान में आपको कहीं भगदड़ नहीं दिखाई दे रही, कोई सेंसरशिप नहीं है, जो चाहो रिपोर्ट करो। डेली बेसिस पे वो सारे आपको फिगर्स अपडेट करते हैं डेली। खुद बता आज हमारे रहे हो। इतनी मौतें हुई, इतने घायल हुए, इन जगह पे कुछ भी नहीं छुपा रहे। इजराइल की तरफ से कोई बयान देखा आपने अब तक? छुपाता कौन है आशीष भाई, और बताता कौन है? अब इस युद्ध के जो हारने के आपने लक्षण गिनाए, उसमें एक दो और लक्षण और जोड़िए। आज अभी कुछ देर पहले जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ देर पहले, वो फिर वही भाषा उनकी अपनी है तो इसलिए नहीं उसको लगा रहे हैं। कुछ देर पहले नेतन्याहू ने ब्रीफिंग की है अपनी टीम के साथ बैठ के। उसमें पता है क्या कहा है? वो वीडियो में अपील क्या है? ईरान के लोगों के लिए अपील है। और उस अपील में क्या है, इसको मैच करें दर्शक। क्या कहा? हमारी ईरान के लोगों से कोई शत्रुता नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ईरान के लोग अपना फैसला ले सकें आजादी के साथ, अपना नेता खुद तय कर सकें अपनी आजादी के साथ। तो ईरान के लोगों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अरे भाई, जब तुम जीत ही लिए हो तो ईरान के लोगों को क्यों आजादी का मौका दे रहे हो? तुम चुन के बैठा दो ना, तुम बैठा दो। ईरान के लोग नहीं चुन पा रहे, हो सकता है तुम लोग के पास ज्यादा दिमाग है, तो तुम चुन के दे दो नेता। जब तुमने जीत ही लिया चुनाव करें युद्ध, जब युद्ध जीत लिया है तब फिर ईरान के लोगों से क्यों अपील? क्योंकि ये फिर वही जो आपने हार के लक्षण गिनाए, ये युद्ध हार चुके हैं। अब ये चाहते हैं एक बार फिर से कि ईरान में ही कोई अंदरूनी हो जाए विस्फोट। वो होने से रहा। मुस्तफा के लिए कल मुस्तफा खामेनेई का इस्तकबाल करने के लिए जो आपने भीड़ देखी होगी ना, लाखों लोग एक साथ सड़कों पे थे किसी मिसाइलों की। समकालीन इतिहास में किसी युद्धरत राष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी भीड़ युद्ध के दौरान आपने दुनिया में कहीं देखी हो? तो कल कहीं नहीं उदाहरण मिलेगी, कहीं नहीं ये मिलेगी। ये हाँ। है ईरानियों का जज्बा। आप देखिए मिलिट्री टर्म्स में आप सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप उस देश के मोराल को परस्त कर दें। मोराल ईरान का पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, पहले से कहीं ज्यादा। और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज क्या है। ये सही बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि चाइना ने उनकी खूब मदद की है, कोई शक नहीं। दोस्त दोस्त के काम आता है। आपकी तरह नहीं है कि पूछ फेर कर भागा वहां से, खामनेई की मौत पे भी वो मत करो, वो नहीं है। जो सटीक निशाने लगा रहे हैं वो ईरान के बूते की बात नहीं है। तो वो लाइव एक्सेस जो है वो उनको मिल रही है। रशिया भी मदद कर रहा है, चाइना भी मदद कर रहा है, और क्यों ना करे, दोस्त दोस्त के काम आता है। ट्रंप का क्या था? ट्रंप क्या करने गया है? ट्रंप भी तो इसराइल के लिए गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास बड़ी मोटी मोटी फाइलें हैं, लंबे लंबे वीडियो हैं ट्रंप के कारनामों के। तो आज की तारीख में आशीष भाई, जो परिस्थितियां हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल का पूरा जो खौफ था आने वाले कई सालों तक वो जम नहीं पाएगा। नेतन्याहू ने अपने पूरे देश को, जो सनकी लोग करते हैं, अपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है फॉर ऑल प्रैक्टिकल टर्म्स। इसके बाद वो क्या हासिल करना चाहिए? पिछले साल क्या कह रहे थे ट्रंप? अब उस बात पे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था। रिजीम चेंज नहीं हुआ, सारा ईरान एक है। पिछले साल परमाणु क्षमताएं खत्म की थी, अब फिर परमाणु क्षमताएं खत्म करने आ गई। मिसाइल रोज इतने भयानक हमले करते हैं। आज फिर कह रहा था वो श्रीमान जी, सेंट्रल कमांड का चीफ, कि हम उनकी कोई भी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारा वही सब काम कर रहे हैं, रोज डेली करते हैं।
और कौन सी मिसाइलें फेंकते हैं उनके काबू के बाद, उनका कोई रडार सिस्टम उनको पकड़ नहीं पा रहा है। और उसके बाद आज फिर हमला करेंगे और तगड़ा कर लो जो करना है। जो तुम्हारी अंदरूनी गत है वो तुम्हारे देश के लोग जानते हैं। ईरान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर किसी तरह की सेंसरशिप नहीं है। तुम अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हो, तुम्हारे अखबारों में 4 लाइन की खबर नहीं है कि क्या हुआ, ह्यूमन लॉस की भी जानकारी नहीं है, सारे देश में ब्लैकआउट क्यों है उसकी जानकारी नहीं है, कितनी कैजुअलिटीज हुई उसकी जानकारी नहीं है, कौन कौन से इशारों पर हमला हुआ है, कितने लोग मरे हैं घायल है, कोई जानकारी नहीं है। और छुपाता कौन है और बताता कौन है। ये है हार और जीत के मिलिट्री टर्म्स के अंदर सारे के सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको एक एक करके बता दिए। बाकी दर्शक है खुद समझ लेंगे, बहुत समझदार है। नहीं, आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में तो आशंका ये है कि अगर ऐसे ही चला तो ईरान में क्या होगा, छोड़ दो, सिविल वॉर की स्थिति न पैदा हो जाए इजराइल में, क्योंकि हो सकता इजराइल है। में स्थिति भीतर बहुत उबाल है, सब सेंसरशिप है, न मरने की खबर दोगे न जीने की खबर दोगे, कुछ बचा पा नहीं रहे हो, सारा जो है तुम्हारा जो आयरन डोम था पूरा छलनी हो चुका है, उसमें जैसे छलनी में छेद होते हैं वैसे पूरा छेद जिस जहां मन हो रहा है वहीं छेद करके गिर रहा है। मैं कुछ आपको विजुअल्स ताजा दिखा दूं जो अपडेट है, जरा एक एक करके लाइए, एक एक करके लाइए, वक्त हो गया, जल्दी जल्दी दिखा दीजिए बस। ये देखिए, तेल अजीब का भी पूरा तेल निकाल दिया है, तेल अजीब है हेमंत भाई। और ये विजुअल जारी किसने किया है, मैं साथ साथ बताता हूँ हमेशा, ये इरना ने जारी किया है, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 1934 इरना की द्वारा जारी किया गया पूरा फुटेज है। पार्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय इरानियन मिसाइल्स इन रामात जैन ईस्ट ऑफ तेल अबीब। ये तेल अबीब के पूर्वी तेल अबीब का है, ये देखिए कंप्लीट खंडहर में तब्दील है। देखिए गाड़ी से लेकर के और बिल्डिंग तक देख लीजिए, आप दूर से देखिए नजदीक से देखिए सब, लेकिन कैजुअलिटीज और वहां पर ईरान की मीडिया नहीं बता रही। आगे चलिए, इजराइल की मीडिया नहीं, इजराइल की सरकार नहीं बता रही। आगे अगला अगला लाइए, अगला चलिए, अगला ये इजराइल पर सेंट्रल इजराइल के जो है इलाकों में ईरान के मिसाइल के क्लस्टर वॉरहेड गिरने के विजुअल है, ईरानियन मिसाइल के। और आज ही ईरान ने ऐलान किया था, मैंने सुबह कमांडर को सुनवाया भी था और आईआरजीसी के सलाहकार को भी सुनवाया था, आज ही ऐलान किया है कि अब जो हम मिसाइलें दागेंगे, अभी तक तो 90 किलो 80 किलो वाले भी दाग रहे थे, अब सबका वॉरहेड मिनिमम 1 टन होगा, 1 टन वाले अब होगा, सब मिसाइल 1 टन वॉरहेड वाले होंगे। और ये भी कहा था ईरान के, जो मैंने आईआरजीसी के सलाहकार को सुनवाया था हेमंत भाई, उसने कहा कि हमारे पास मिसाइल की चिंता कोई ना करे, हम दाग भी रहे हैं और इधर तैयार भी हो रही है, प्रोडक्शन भी चल रहा है साथ साथ, वहां पे बन रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक खाली होना है, साथ साथ बन भी रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमने सब खत्म कर दिया। अगला लाइए, अगला लाइए, ये सेंट्रल इजराइल के बाद तेल अवीव देख लिए, सेंट्रल इजराइल देख लिए, ये इरबिल है, इरबिल यहां पर देखिए आप हालत, इरबिल में हालत देखिए, यहाँ पर तो जो दूतावास है वो भी खाली हो गया है अमेरिका का, उस पर भी अटैक हुआ, उसमें भी आग की खबर है। ये आईआरजीसी जो है ना, ये आईआरजीसी का मिसाइल ऑपरेशन है, ये इरबिल के पास स्थित बेस है और उत्तरी इराक में अमेरिकी और गठबंधन बलों के लिए महत्वपूर्ण सैन्य और लॉजिस्टिक केंद्र माना जाता है, जहां पे ये दागा है ना। चलिए अगला लाइए, अगला लाइए, ये जो अभी आप देख रहे थे, ये अभी आपने देखा है, ऑडियो बंद करिए जरा, ये इराक के इरबिल में यूएई काउंसलेट जनरल पर ड्रोन अटैक था, जो अभी आपने देखा था, यूएई काउंसलेट जनरल पर ड्रोन अटैक था। ये विजुअल्स जो आपके सामने अब आए हैं, ये ईरान से जो अलग अलग लहरें वहां पर हैं कि एक के बाद एक, वो अगली उसका है। अगला लाइए विजुअल, अगला, वहां मिसाइल लॉन्चिंग जो हो रही है ईरान की तरफ, हाइफा की तरफ,
अगला, ये ईरान का विजुअल है और ईरान ने जारी किया है, आईआरजीसी ने, ये हाइफा पर दागे जा रहे हैं। जी दरअसल वही ये ईरान वही से, हाँ, ईरान से हाइफा पर ये दागे जा रहे हैं। और पोर्ट सिटी हाइफा बहुत महत्वपूर्ण है। तेल अवीव का तेल निकालने के बाद अब हाइफा पर टारगेट है। हाइफा पिछले 3 दिन से, देखिए, बड़ा रणनीतिक रूप से बहुत प्लानिंग के साथ चल रहा है ईरान। एक जैसे तेल अवीव को पहले टारगेट किया, तेल अवीव एकदम खंडहर में उसको बदला। अब हाइफा पर तेल अवीव वाला फोकस अब ज्यादा हाइफा पर शिफ्ट हो गया। पूरी लॉन्चिंग हाइफा पे हुई है, एकदम कंप्लीट हाइफा पे। चलिए अगला, अगला लाइए। अगर बचा है तो, खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, चलिए अब यहीं पर हम कार्यक्रम भी खत्म करते हैं। हेमंत भाई, कल फिर मिलेंगे। अब इसके बाद अब टिप्पणी भी लेने को वक्त नहीं है कल। नहीं, हाँ हाँ, आशीष भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ट्रंप जिस तरीके से कंप्लीटली बैकफुट पे है, जिस तरीके के बड़बोलेपन के हेक्सित बयान दे रहा है, केवल मैं आपको 72 घंटे पीछे ले जाना चाह रहा हूं एक लाइन के लिए। परसों इन्होंने क्या कहा था कि मेक ईरान ग्रेट अगेन पे हम काम कर रहे हैं। परसों ट्रंप का आप बात सुनिएगा कि हम ट्रंप ईरान को दोबारा मेक ईरान ग्रेट अगेन, और ये ग्रेट अगेन है कि 11 दिन में 5 बार उन्होंने ये ट्वीट किया है और घोषणा की है बाकायदा कि आज रात सबसे बड़ा हमला होगा। तो इस तरह के लोग जो ट्रंप है, हेगसेथ है, नेतन्याहू है, ये लोग विध्वंस के प्रतीक हैं, विध्वंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जिस तरीके से ईरान ने इनको रिटेलिएशन किया है, वो समकालीन इतिहास में, जब देखिए तुलना बराबर वालों की होती है भाई, 100 किलो का पहलवान अगर 5 किलो वाले पे हमला करे तो 5 किलो वाला तो मिलेगा ही नहीं आपको। और यहां देखिए अमेरिकन माइट प्लस इजराइल की ब्लैकमेलिंग की ताकत, B2 बॉम्बर से लेके सब कुछ लगा दिया। और हाँ, उसके बाद मिलिट्री जो सेंसरशिप है वो कहां पे है? इजराइल में है। यही इस युद्ध का परिणाम है। आई सैल्यूट द इरानियन पीपल द वे दे आर फाइटिंग बैक। और समकालीन वर्ल्ड को ये देखना चाहिए कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। लड़ाई हथियारों से नहीं, लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है। और वो ईरान की लीडरलेस जनता ने भी लड़के दिखाई। अब तो उनके पास नया सुप्रीम लीडर आ गया। और जिस तरीके की साम्राज्यवादी सोच अमेरिका के मंत्री ने आके कही यूरोप के अंदर, उसका अगर कोई जवाब हो सकता है तो उसका मार्ग प्रशस्त किसी ने किया है तो वो ईरान की सेना है, उनकी आईआरजीसी है और उनका आम आदमी है, जिनमें से हर एक आदमी हमारे सैल्यूट का पात्र है। चलिए हम फिर आते हैं, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।